प्रिय छात्र छात्राओं, आज की पीरियड में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है काव्य के भेद। इससे भी निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काव्य क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। काव्य की परिभाषा बताई गई है कि समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। सीधे शब्दों में यह मान सकते अपन। अब काव्य शास्त्रियों के अनुसार भी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ जी के अनुसार रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। परिभाषा जानने के बाद अब आप देखेंगे काव्य के भेद। तो काव्य के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक चार्ट बना दिया है, आपको समझने में आसानी हो सके इसलिए। तो आप देख रहे हैं कि काव्य के मुख्य दो भेद किए गए हैं। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद किए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य के भी दो भेद किए गए हैं, नाटक और एकांकी। अब देखेंगे हम प्रबंध काव्य के भी तीन भेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। और मुक्तक काव्य के भी दो भेद किए गए हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब देखेंगे हम कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं। कौन से काव्य के? प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य के काव्य के मुख्य रूप से जो दो भेद किए गए हैं ऊपर, जैसे पहला है श्रव्य काव्य। इसकी परिभाषा है जिस काव्य रचना का पढ़कर और सुनकर आनंद लिया जा सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य की परिभाषा है कि जिस काव्य रचना का पढ़कर सुनकर और देखकर आनंद लिया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं। यानी श्रव्य काव्य में किसी भी रचना या काव्य को पढ़कर और सुनकर आनंद लिया जा सकता है, और दृश्य काव्य में पढ़कर सुनकर और देखकर आनंद लिया जा सकता है। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद किए गए हैं, जैसे चार्ट में बताया गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो हम जानेंगे प्रबंध काव्य क्या है। सबसे पहले प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई एक कथा द्योपांत क्रमबद्ध रूप से गठित होती है एवं उसमें कहीं भी तारतम्य नहीं टूटता है। यह इसकी परिभाषा है।
अब प्रबंध काव्य के भी 3 भेद किए गए हैं, जैसे चार्ट में बताया गया है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। अब इसमें महाकाव्य और खंड काव्य को आज के पीरियड में विस्तार से बताया जाएगा कि महाकाव्य की परिभाषा, उसके उदाहरण और विशेषताएं। इसी तरह से खंड काव्य, उसकी परिभाषा, उदाहरण और विशेषताएं। तो देखेंगे महाकाव्य की परिभाषा। महाकाव्य प्रबंध काव्य का वह भेद है जिसमें किसी इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। यह महाकाव्य की परिभाषा है। अब उदाहरण दिए गए हैं महाकाव्य और उनके रचयिता। महाकाव्यों के नाम हैं, जैसे रामचरितमानस, रचयिता हैं तुलसीदास जी, और पद्मावत रचयिता हैं जायसी जी, रामचंद्रिका रचयिता हैं केशवदास जी, प्रिय प्रवास रचयिता है हरिओद, और साकेत रचयिता मैथिली शरण गुप्त, लोकायतन रचयिता सुमित्रानंदन पंत, और कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना आवश्यक है। अब आते हैं महाकाव्य की विशेषताओं की ओर। पहली विशेषता देखेंगे, महाकाव्य में नायक नायिका के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। संपूर्ण जीवन चरित्र का, यानी जन्म से मृत्यु तक का वर्णन महाकाव्य में होता है। दूसरी विशेषता है, इसमें 8 या 8 से अधिक कांड, इसी को अध्याय कहते हैं, इसी को सर्ग कहते हैं, इसी को पर्व कहते हैं। यानी 8 से 8, 8 या 8 से अधिक अध्याय होते हैं, तभी उसको महाकाव्य कहा जाता है। तीसरी विशेषता, इसमें नायक नायिका धीरोदात्त गुणों से युक्त कुलीन वंश के होते हैं। कुलीन वंश से तात्पर्य है एक आदर्श वंश, आदर्श परिवार का कोई महापुरुष जिसने मानवता के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किए हों। इसलिए इसकी विशेषता है, इसमें नायक नायिका धीरोदात्त गुणों से युक्त कुलीन वंश के होते हैं। चौथा है, इसमें श्रृंगार, शांत एवं वीर रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि रसों की संख्या 11 है, पर 11 रसों में से 3 रस हैं, श्रृंगार, शांत और वीर। इन तीनों में से किसी भी महाकाव्य में किसी एक रस की प्रधानता होती है। जैसे रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है, वैसे तो अन्य रसों का भी उसमें समावेश है, लेकिन शांत रस की प्रधानता है। पांचवी विशेषता है, इसमें एक मुख्य कथा के साथ ही साथ अन्य सहायक कथाएं भी रहती हैं। एक मुख्य कथा होती है और अन्य सहायक कथाएं होती हैं। छठवीं विशेषता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, यानी नायक नायिका के अलावा अन्य बहुत से पात्र भी होते हैं। नायक के अलावा, नायक नायिका के अलावा खलनायक पक्ष के भी लोग
हुआ करते हैं। सातवीं विशेषता है इसका स्वरूप व्यापक होता है। अब जानेंगे हम प्रबंध काव्य के दूसरे महत्वपूर्ण भेद को, जिसका नाम है खंड काव्य। परिभाषा देखते हैं। खंड काव्य प्रबंध काव्य का वह भेद है जिसमें किसी इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका के संपूर्ण जीवन चरित्र में से किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन किया जाता है। नायक नायिका के संपूर्ण जीवन चरित्र में से किसी एक पक्ष से तात्पर्य है जीवन की किसी एक अवस्था से, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में से किसी एक अवस्था का वर्णन या उसके जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन हो सकता है। अब उदाहरण है खंड काव्य और रचयिता। खंड काव्य के नाम है पंचवटी। पंचवटी के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। और यशोधरा के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। सुदामा चरित रचयिता है नरोत्तम दास जी। हल्दी घाटी रचयिता है श्याम नारायण पांडे। विशेषताएं दी गई हैं। पहली विशेषता है खंड काव्य में नायक नायिका के जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन किया जाता है। दूसरी विशेषता है इसमें नायक नायिका का धीरोदात्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि महाकाव्य में आवश्यक है। तीसरी विशेषता है इसका कलेवर सीमित होता है। सीमित माने छोटा। चौथी विशेषता है इसमें एक ही अध्याय या सर्ग होता है। बहुत से अध्याय नहीं होते। एक ही अध्याय के अंतर्गत यह रचना की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के पीरियड में आपने काव्य के भेदों के बारे में पढ़ा, सुना और नोट किया। आपको आज के इस पीरियड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।